कहलाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में s और s अगर है, s और s ओवरलैप हो रहा है तो हमेशा सिग्मा बनेगा। तो बॉन्डिंग में भी और एंटी बॉन्डिंग में भी 2s में भी सेम ऐसा ही रहेगा। 2p में क्या रहेगा? 2p में रहेगा कि साहब 6 अगर एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 6 ही बनेंगे। उसमें से 2 1 2 1 और 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन में हम सारे रूल फॉलो करेंगे। अफबा रूल भी फॉलो कर रहे हैं, जिसमें पहले कम एनर्जी वाले को देते हैं और फिर ज्यादा एनर्जी वाले को देते हैं। हंड्स रूल भी फॉलो कर रहे हैं। हंड्स रूल क्या? कि सेम एनर्जी वाले को पहले दो, बचे तो पेयर करो, उसी को क्या बोलते हैं? हंड्स रूल बोलते हैं। तो जो भी हम एटॉमिक ऑर्बिटल में रूल्स लगाते हैं वो सारे रूल्स हम किस में लगाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी लगाएंगे वो सारे रूल्स। मैंने क्या बोला भाई? तेरे को नीचे से बनाना शुरू करना है ना। तू 1s ऊपर बनाएगा, 2s नीचे बनाएगा, तेरा दिमाग क्यों लगा रहा है? अभी तो मेरा दिमाग लगाने का टाइम है ना। जब मैं बोल रहा हूं नीचे से शुरू करना है तो क्यों ऊपर से शुरू कर रहा है? बोला नहीं अलग से कि ध्यान रखना नीचे से शुरू करना है बनाना। इक्वल टू पाई 2py2 लेस देन सिग्मा 2pz2। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हुआ किसका? N2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब देखो यहां पे जितनी एनर्जी कम हुई उतनी बढ़ गई, तो इसके ओवरलैप से कोई फायदा नहीं मिला। 2s में भी जितनी एनर्जी कम हुई उतनी बढ़ गई, इसके ओवरलैप से 2s के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन फाइनली डिसाइड कौन कर रहा है? 2p3। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल थे और 3 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल थे। इनकी सबकी एनर्जी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। और ऊपर एंटी बॉन्डिंग में कोई है नहीं। तो पूरे डायग्राम में देखें या सिर्फ 2p में देखें, ओवरऑल एनर्जी क्या हुई है? कम हुई है। कम हुई है मतलब क्या बढ़ गई? स्टेबिलिटी बढ़ गई। स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसलिए N2 मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से प्रूव हो गया कि ये कैसा मॉलिक्यूल है? स्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब वापस नीचे से पेज के शुरू करना और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तुम ही बनाओ। किसका? O2 का। और फिर मैं बताऊंगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाओ और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन भी लिखो। This is 2,6 atomic number 8, atomic number 8 2,6 1s2 2s2 2p4. This is 1s2 2s2 2p4. सबसे पहले क्या लेके शुरू करें? सबसे कम एनर्जी वाला 1s2 एंड दिस इज ऑल्सो 1s2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 2। क्या नाम रखूंगा इनका? सिग्मा 1s और इसका सिग्मा एस्टेरिस्क 1s। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 2, तो सिग्मा 1s2 और यहां पे बाकी 2 आए तो सिग्मा एस्टेरिस्क 1s2। फिर क्या लूंगा? 2s2, इधर भी 2s2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 2। क्या नाम रखूंगा? सिग्मा 2s और इसका क्या नाम रखूंगा? सिग्मा एस्टेरिस्क 2s। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 इधर, 2 एंटी बॉन्डिंग में, तो सिग्मा एस्टेरिस्क
2s2 और सिग्मा भी क्या 2s2। फिर मेरे पास कौन आया P4 1 2 3 4 और इधर भी कौन है P4 1 2 3 4 2p4। ठीक है, अब कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ रहे हैं P में टोटल 6, इलेक्ट्रॉन 8 है, ऑर्बिटल तो 3 है ना, इसके 3 और इसके 3 px py pz px py pz। अब 6 आ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे 6। फॉलो क्या करना है 1 2 2 1, मतलब पहले क्या बनाऊंगा 1, फिर क्या बनाऊंगा 2, फिर क्या बनाऊंगा 2 और फिर क्या बनाऊंगा 1 1 2 2 1। अकेले वाले का नाम pz, हमेशा क्या बनाएगा सिग्मा। 2 का है तो 2, तो क्या हो गया सिग्मा 2p z नहीं है रे पगले, z है। वो मोटरसाइकिल आती है उसको CBZ बोलते हो कि CBZ बोलते हो? ZTV को ZTV बोलते हो कि ZTV बोलते हो? कौन बोला Z? अरे अपन अमेरिकन लोग हैं यार, अपन Z बोलते हैं। सिग्मा 2p z, तो ये क्या था सिग्मा एस्टेरिस्क 2s2। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये हो गया हमारे पास। अब इलेक्ट्रॉन भर लें, कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, इन ऑल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले तो लोअर एनर्जी वाले को दे दूं तब तो हायर पे जा पाऊंगा, तो 2 तो इसको दे दिए, तो क्या हो गया सिग्मा 2pz2। ठीक, अब ये दोनों सेम एनर्जी लेवल पे हैं, तो पहले ही इसमें 2 भर दूं कि एक एक करके भरूं? एक एक करके, तो 1 2, लेकिन जब तक ये पूरे नहीं भरते इसके ऊपर नहीं जा सकते। तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने 8, तो अब ऊपर जा सकते, तो 7 8। अब ये जो 2 अलग है ये कौन रहेंगे px और py, और ये हमेशा कौन से वाले रहते हैं पाई और 2 के हैं तो पाई 2px और पाई 2py, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया पाई 2px2 पाई 2py2, और नीचे क्या था सिग्मा 2pz2। अब ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग के हैं, 2 जो साथ हैं वो तो कौन रहेंगे px और py, और पाई बॉन्ड बनाएंगे हमेशा, लेकिन ये भी पाई है ये भी पाई है, और ये एंटी बॉन्डिंग का है, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे पाई एस्टेरिस्क, और ये भी पाई एस्टेरिस्क है तो 2 के ही, तो ये पाई एस्टेरिस्क 2px और ये पाई एस्टेरिस्क 2py, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1, और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है 1। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे, सबसे नीचे कौन है सिग्मा 1s2, उससे ऊपर कौन है सिग्मा एस्टेरिस्क 1s2, उससे ऊपर कौन है सिग्मा 2s2, उससे ऊपर कौन है सिग्मा एस्टेरिस्क 2s2, उसके ऊपर कौन है पाई 2px2, और उसके साथ में कौन है 1 2 2 1 है सिग्मा 2pz2, इसके ऊपर कौन है पाई 2px2, और इसके साथ में कौन है पाई 2py2, उसके ऊपर कौन है पाई एस्टेरिस्क 2px1, और इसके साथ में कौन है पाई एस्टेरिस्क 2py1। तो ये इसका पूरा क्या हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में O2 मॉलिक्यूल के कुछ खास बात दिखती है तुम्हें? क्या दिखती जैन साहब है? ऊपर एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और कुछ बात? वेरी गुड। एक तो N2 और O2 में डिफरेंस क्या है कि इसमें Pg की एनर्जी कम है, जबकि N2 में Px और Py से Pg कहां था ऊपर,
और इसमें पीजी का है नीचे, ठीक है। पुराना वाला देखो, उसमें क्या कर रहे थे 2 1, मतलब ये पीजी था, इसमें 1 2 2 1, मतलब ये पहले पीजी आ गया। और कोई खास बात, ये तो अच्छी बात है ही, इस पर तो डिस्कशन करेंगे ही अपन कि उसमें ऊपर क्यों है, इसमें नीचे क्यों है। वेरी गुड। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शुरू ही इसलिए हुई कि हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, भैया जी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे दिखते थे, पेयर्ड, तो वो कैसे कहलाते थे, डायमैग्नेटिक। जबकि O2 मॉलिक्यूल को एक्चुअली अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो क्या करता था, अट्रैक्ट होता था। अट्रैक्ट होता था मतलब वो डायमैग्नेटिक नहीं होना चाहिए, मतलब उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होने चाहिए, उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, अनपेयर्ड। क्या 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में दिख गए? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रूव करती है कि ऑक्सीजन के पास 2 क्या रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहां कहां, π*2px में और π*2py में। हेंस ये प्रूव हो गया कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक, और एक्चुअली होता भी है। तो यहीं से वीबीटी, यहीं से यही मॉलिक्यूल ऐसा है जिसने वीबीटी को क्या कर दिया, फेल कर दिया। कि चलो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो साइंटिस्ट ने मान लिया नहीं हो रहा होगा, एक्सेप्शन है, लेकिन मैग्नेटिक नेचर अगर कोई वीबीटी प्रूव नहीं कर पा रही है तो नई थ्योरी देनी पड़ती, और दी गई। और उस नई थ्योरी ने यह प्रूव कर दिया कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक। और एक्चुअली भी वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, जो कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो गई। यहां पे लिखे कि इन एमओ डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन, in molecular orbital diagram of oxygen, 2 unpaired electrons are present. 2 unpaired electrons are present. 2 unpaired electrons are present in π*2px, in π*2px and π*2py, in π*2px and π*2py, which proves that oxygen molecule should be paramagnetic, which proves that oxygen molecule should be paramagnetic, and it actually is, and it actually is। बात आई समझ में? तो ये वो मॉलिक्यूल है जिसने किसके मैग्नेटिक नेचर को फेल कर दिया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, और किसका एक्चुअल मैग्नेटिक नेचर प्रूव कर दिया, ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक नेचर प्रूव कर दिया। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन, जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन, जिनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो, डायमैग्नेटिक जिनमें सारे पेयर्ड हो, और पैरामैग्नेटिक जिनमें कुछ अनपेयर्ड हो। तो ऑक्सीजन का वीबीटी से हम बनाते थे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स हमें कैसे दिखते थे, पेयर्ड दिखते थे कि नहीं दिखते थे, लेकिन वो एक्चुअली क्या था, पैरामैग्नेटिक, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रूव नहीं कर पाती थी। कौन कर देता है, एमओटी प्रूव कर देता है, क्योंकि एमओटी दिखाता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया सभी ने, समझ में आया? इसमें कहीं पे भी कोई तकलीफ हो तो पूछ लो कि ये कैसे क्यों लिखा है मैंने, कोई भी लॉजिकली अगर दिमाग में नहीं बैठ रही हो बात तो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें ही करना है। ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ F2 molecule. Draw molecular orbital diagram of F2 molecule. करो। Also write
molecular orbital configuration. Also write molecular orbital configuration. वन एस कॉमन रहेगा जो बाकी मॉलिक्यूल में कर रहे हैं, 2s भी क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कितने हो गए, 10, तो 1 2, फिर ये 2 है सेम एनर्जी लेवल पे, तो 3 4 5 6, 3 4 5 6 नहीं, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10, ठीक है। ऊपर वाला पीजी क्या हो गया, खाली हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे सबसे पहली बात तो कि कोई हमसे पूछे कि F2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन्स हमें कैसे दिख रहे हैं, पेयर्ड। तो पहली बात तो हम इसका नेचर निकाल सकते हैं कि ये क्या है, डायमैग्नेटिक, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना है तो 2pz2 है, 2 पाई 2px 2 है, पाई 2py 2 है, और अब ऊपर क्या हो गया, पाई एस्टेरिक्स 2px 2 और पाई एस्टेरिक्स 2py 2, तो पाई एस्टेरिक्स 2px2 और पाई एस्टेरिक्स 2py 2। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी आना चाहिए और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। और अब इसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, बॉन्ड ऑर्डर। इसमें अपन क्या एक नई चीज देखने जा रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिख लो पहले तो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक। अब जैसे मुझे किस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, F2 का बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग वाला है, ये एंटी बॉन्डिंग वाला है, ये बॉन्डिंग वाला है, ये एंटी बॉन्डिंग वाला है। इन तीनों ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग वाले हैं और इसके ऊपर वाले जो है वो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं। तो बॉन्डिंग में 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर मुझे निकालना है तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, तो 10 - 8/2 विच इज 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1, ठीक है। अगर मैं F2 मॉलिक्यूल को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बनाता तो हम कहते हैं कि आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, तो बॉन्ड एक्चुअली कितना बनता है, 1। हालांकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कोई कंपैरिजन करना जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि वो एक अलग थ्योरी है, ये एक अलग थ्योरी है। लेकिन अब हम एक कंक्लूजन क्या निकालते हैं, वो अपने दिमाग से निकालते हैं, ऐसा साइंटिस्ट नहीं बोलते। हम अपने दिमाग से ये बोलते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जनरली वो ही आता है कितना, जितना कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से स्ट्रक्चर बनाने पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या था, यहां पे एक थे, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में भी 10 माइनस 2 + 2 4 और +2 6, तो 10
10⁻⁶/2 विच इज 2। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड आ रहे थे? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का? 2। ठीक है, लेकिन यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर केस में बॉन्ड ऑर्डर उतना ही आए जितने की कोवेलेंट बॉन्ड्स वीबीटी में होते हैं उस मॉलिक्यूल में। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बॉन्ड का कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि अभी अपन आगे के केसेस में देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी आ सकता है, 1/2। समझ रहे हो? 2.5, 3.5 बॉन्ड कभी आधे बन सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर किस में आ सकता है? फ्रैक्शन में। इसका मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से कभी भी ये कोई इंटरफेरेंस अपन या कंक्लूजन या कोई रीजन नहीं निकाल सकते कि बॉन्ड ऑर्डर अगर इतना आ रहा है तो नंबर ऑफ बॉन्ड इतने ही हो। जनरली अगर होल नंबर में आ रहा है तो उतने होते हैं, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर किस में आता है? फ्रैक्शंस में भी आ सकता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पहली चीज हमें क्या आनी चाहिए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। दूसरी चीज हमें क्या आनी चाहिए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरी चीज हमें क्या आनी चाहिए? बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय क्या? 2। ठीक है। तीसरी चीज, पहली चीज क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। दूसरी चीज क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। तीसरी चीज क्या? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। और अब लिखें इंफॉर्मेशंस कन्वेड बाय बॉन्ड ऑर्डर, कि बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या क्या बताता है? इंफॉर्मेशंस कन्वेड बाय बॉन्ड ऑर्डर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बिल्कुल अलग है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बिल्कुल अलग थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी गड़बड़ थी, इसीलिए क्या आई? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सत्यम जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कोई कनेक्शन नहीं है। जो तुम कनेक्शन देख रहे हो वो फ्लोरीन में दिख रहा है, ऑक्सीजन में नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑक्सीजन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ऑक्सीजन की कोई भी प्रॉपर्टी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से प्रूव ही नहीं होती। तो वो अपन कभी उसका कोई कनेक्शन नहीं निकाल सकते कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये कनेक्शन है। दोनों थ्योरी अलग है। ठीक है। इंफॉर्मेशंस कन्वेड बाय बॉन्ड ऑर्डर। पहला, ग्रेटर इज द बॉन्ड ऑर्डर, more will be the stability of the molecule. Greater is the bond order, greater will be the stability of the molecule. Greater will be the bond order, more will be the stability of molecule. More will be the stability of molecule. अब देखो, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा कब होगा? जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो है जिनकी एनर्जी कम होती है। तो एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स की कम है, तो उनकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। एंटी बॉन्डिंग, वो नाम से ही बोल रहा है एंटी बॉन्डिंग, मतलब मैं बॉन्डिंग को फेवर नहीं करता। तो एंटी बॉन्डिंग में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना बॉन्ड ऑर्डर कम होगा और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगी? कम होगी। तो मैक्सिमम एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? बॉन्डिंग के बराबर, कभी उससे ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम भरते ही पहले कौन सा है? बॉन्डिंग। फिर क्या भरते हैं? पहले क्या भरते हैं? फिर क्या भरते हैं? पहले क्या भरते हैं? बचे तो क्या भरते हैं? तो कभी एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? हमेशा जितना ज्यादा होगा उतने ही मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब बॉन्ड ऑर्डर कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कभी बॉन्डिंग से ज्यादा हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम भरते ही पहले किस में? बॉन्डिंग में। और ये कौन सा रूल बोलता है कि पहले बॉन्डिंग में भरो? ऑफबाउ रूल, क्योंकि ऑफबाउ रूल बोलता ही है कि पहले लोअर एनर्जी वाले को और फिर हायर एनर्जी वाले को। तो बॉन्डिंग में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब कम एनर्जी वाले में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, कम एनर्जी वाले में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इससे कम हो गई एनर्जी तो क्या हो गई? स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो क्या है कि मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मोर इज द बॉन्ड ऑर्डर,
more is the bond order, more will be the bond energy of molecule. पहले बात की किसकी? स्टेबिलिटी की. फिर अब बात कर रहे हैं किसकी? बॉन्ड एनर्जी की. मोर विल बी द बॉन्ड ऑर्डर, मोर विल बी द बॉन्ड ऑर्डर, मोर विल बी द बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल. कैसे? F2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1. O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 2. N2 का बॉन्ड ऑर्डर जरा देखो पीछे डायग्राम से. शाबाश. बाकी लोग जल्दी देखो कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अरे नीचे से गिनना शुरू करो. 10. उसमें से एंटी बॉन्डिंग में कितने? 2 और 2 4. ऊपर थे ही नहीं N2 में, तो 10 - 4 6. 6/2 इज 3. तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बनाए तो F और F के बीच में कितने बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड. O और O के बीच में कितने बॉन्ड? डबल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2. और N के बीच में कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या है? तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ती है, 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, और 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा देनी पड़ती है. तो बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी. तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती है? बढ़ती है. तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? बॉन्ड ऑर्डर. मोर विल बी द बॉन्ड ऑर्डर, मोर विल बी द बॉन्ड एनर्जी. और जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी क्या होगी? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जब तक टूटेगा ही नहीं तब तक रिएक्ट नहीं करेगा. और अगर टूटेगा ही नहीं तो हम कहेंगे कि स्टेबिलिटी उसकी क्या है? बहुत हाई है. तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. स्टेबिलिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि मॉलिक्यूल टूट ही नहीं रहा ना. बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या हो रहा है? ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि टूट ही नहीं रहा, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी क्या है? हाई है. ठीक है. तीसरा पॉइंट लिखो कि इट इंडिकेट्स, और इंडिकेट्स को अंडरलाइन कर लेना. यह कोई जस्टिफाइड बात नहीं है, कोई लॉजिकल बात नहीं है, कोई साइंटिफिक बात नहीं है, लेकिन अपन एक कंक्लूजन बना रहे हैं जिससे अपने को क्वेश्चन करने में आसानी रहे. तो क्या लिख रहे हैं? इट इंडिकेट्स. कौन? बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट्स, है ना. इट इंडिकेट्स अस अबाउट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. इट इंडिकेट्स अस about the number of covalent bonds present in a molecule. Number of covalent bonds present in a molecule. It indicates us about number of covalent bonds present in a molecule. Indicates, exactly नहीं, ठीक है. इट इंडिकेट्स. अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल में अगर VBT से स्ट्रक्चर बनाए तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे. ठीक है ना. जैसे F2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है? 1. तो VBT में हम देखते हैं कि उसके बॉन्ड कितने? 1. O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 2. तो हम VBT में देखते हैं कि 2 बॉन्ड होते हैं. इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 3. तो हम VBT में देखते हैं कि कितने होते हैं? 3. लेकिन ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है इनके बीच में, वो अपन अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं. ठीक है. और ब्रैकेट में लिखना कि ऑल्दो बॉन्ड ऑर्डर्स कैन बी फ्रैक्शनल, although bond orders can be fractional, but covalent bonds cannot be. But covalent bonds cannot be. Bond orders क्या हो सकते हैं? फ्रैक्शनल हो सकते हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड्स कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकते. ठीक है. और लास्ट चीज इसमें लिखना कि bond length is inversely proportional to bond order. Bond length is inversely proportional to bond order. किसी मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी? बॉन्ड ऑर्डर के. ये कैसे प्रूव करोगे बताओ? बॉन्ड लेंथ क्या होती है? F और F के बीच में जो बॉन्ड है उसकी जो लेंथ है वही उसकी क्या है? बॉन्ड लेंथ. O और O के बीच में बॉन्ड लेंथ. हाँ, हाँ, यस, इट इज एज सिंपल एज दैट. F2 में बॉन्ड क्या है? एक है,
तो अट्रैक्शन कम है, 2 बॉन्ड है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, तो एटम्स कहां आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। और n के बीच में कितने बॉन्ड है, 3, तो उनका डिस्टेंस और क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि जितने बॉन्ड बढ़ेंगे अट्रैक्शन उतना बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, कम, क्योंकि एटम्स का डिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा मतलब अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा मतलब 2 एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम, डिस्टेंस कम मतलब क्या कम, बॉन्ड लेंथ कम। तो 4 चीजें अपन ने बात की। एक तो बॉन्ड ऑर्डर हमें इंडिकेट करता है कि कितने बॉन्ड बन रहे होंगे, पहली बात। जितने ज्यादा बॉन्ड बन रहे होंगे, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल की क्या होगी, स्टेबिलिटी, और उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी। अब तुमसे कोई पूछे कि H2, O2 और N2 में सबसे स्टेबल कौन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर के साथ बढ़ती है, तो H2 से ज्यादा स्टेबल O2 और O2 से ज्यादा स्टेबल N2, और N2 इतनी स्टेबल होती है कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या होता है, जल्दी बोलो, कौन बताएगा, डेली लाइफ में N2 का यूज क्या होता है, वो CO2 का होता है, N2 नहीं होता उसमें कहीं, सोडियम कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट होता है और CO2 होता है। नहीं नहीं, फालतू फंडेबाजी नहीं है, नो, यस, N2 गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, लिख लो तुरंत। इट इज सो स्टेबल दैट इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इलेक्ट्रिक बल्ब्स में गैस क्यों भरनी चाहिए हमें, हम नहीं भर रहे। फिलामेंट है, फिलामेंट किसका है, टंगस्टन का, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। ये छोटी मोटी बातें भी लिखते चला करो। टंगस्टन का फिलामेंट क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। दूसरी बात, यहां पे गैस भरना क्यों जरूरी है, इसलिए कि अगर मैं एयर भर दूं तो एयर में क्या रहेगी, तो टंगस्टन एयर के साथ क्या बना लेगा, टंगस्टन ऑक्साइड, और टंगस्टन ऑक्साइड किस फॉर्म में रहता है, पाउडर फॉर्म में। हमें तो फिलामेंट चाहिए, अगर एयर से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, पाउडर, तो फिलामेंट ही गया तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, ठीक है। दूसरी बात, मैं एयर ना भरूं, दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि मैं इसमें क्या भर दूं, लेकिन क्या वैक्यूम क्रिएट करना बहुत आसान है, नहीं, वैक्यूम क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, तो मैं वैक्यूम भी नहीं भर सकता। तीसरी बात, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कोई नोबल गैस भर सकता हूं ताकि वो टंगस्टन से रिएक्ट नहीं करे। नोबल गैसेस क्या सस्ते में मिल रही हैं, तुम्हारा बल्ब कितने का आता है, 10 रुपए का या 12 रुपए का, बहुत हो गया होगा तो 15-20 रुपए का हो गया, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। नोबल गैस तुम उसमें भरने लगे तो 10,000 रुपए का बल्ब लेके आ रहा हो। नोबल गैस कोई मिल थोड़ी रही है, नोबल गैसेस बहुत मुश्किल है, तो नोबल गैस भी नहीं भर सकते, वैक्यूम भी नहीं कर सकते, एयर भी नहीं कर सकते, तो करें क्या, गैस तो चाहिए क्योंकि वैक्यूम नहीं रख सकते, एयर डाल नहीं सकते क्योंकि उसमें ऑक्सीजन रहेगा तो वो रिएक्ट कर लेगा, इसलिए डालते क्या है, N2। ये एक तो आसानी से मिल जाएगी, और दूसरी बात, ये हाईली क्या है, इसलिए किससे रिएक्ट नहीं करेगी, टंगस्टन से, तो टंगस्टन भी खुश, नाइट्रोजन गैस भी खुश, तुम भी खुश कि 10 रुपए में क्या मिल रहा है, बल्ब मिल रहा है। तो नाइट्रोजन गैस इतनी स्टेबल होती है कि वो एक्चुअली किस में भरी जाती है, इलेक्ट्रिक बल्ब में। तो नोबल गैस को अगर कहीं पे रिप्लेस करना होता है तो हम किससे रिप्लेस करते हैं, हमेशा नाइट्रोजन से, क्योंकि ये हाईली क्या है, स्टेबल। बात समझ में आई। तो बॉन्ड ऑर्डर 4 चीजें बताता है, एक तो हमने निकाली है जिसमें से कंक्लूजन जबरदस्ती का कि ये हमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बता सकता है। हालांकि कोवेलेंट बॉन्ड्स कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकते हैं। काम की बात, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, ठीक है। तो यहां पे सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, N2 की, और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, हाइड्रोजन की, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जरा देखो, हमें यह सब कुछ नहीं करना जो पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा अपने को कुछ नहीं करना। कंसेप्ट बनाओ कि 1s को तो 1s का एंटी बॉन्डिंग नलीफाई कर देता है, 2s को 2s का एंटी बॉन्डिंग नलीफाई कर देता है। मुझसे अगर पूछा जाए कि भैया बॉन्ड ऑर्डर निकालो, सपोज
N2 का, O2 का और F2 का ही निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर N2 का, O2 का और F2 का। तो मुझे याद बस ये रखना है कि N2 में हम क्या फॉलो करते हैं, 2-1-2-1, इसमें क्या फॉलो करते हैं, 1-2-2-1, और इसमें भी क्या फॉलो करते हैं, 1-2-2-1। मुझसे बोल दिया नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो मैं नाइट्रोजन के सिर्फ किसके इलेक्ट्रॉन लूंगा, P के, क्योंकि 1s कैंसिल हो जाता है, 2s बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो जाता है। एक नाइट्रोजन के P में भी कितने, 3, दूसरे नाइट्रोजन का भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2p3, टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने हो गए, 6। मैं क्या बना लूंगा, 2-1-2-1, और यहां से यहां बढ़ती हुई मान लूंगा क्या, एनर्जी। अब मैं नीचे से ऊपर ना बना के इधर से इधर बना रहा हूं, बढ़ती हुई एनर्जी। तो ये मेरे पास कौन हो गए, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये मेरे पास कौन हो गए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये मेरे पास कौन हो गए, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। टोटल मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने, 6, 1, सेम एनर्जी पे है तो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, क्या इस पे आ जाऊं, नहीं, और ये 6, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 6, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 0 डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर 3। ये करना है आपने, तो करो। सिर्फ किसके देखने, P के, और फॉलो क्या करना है, 2-1-2-1 या 1-2-2-1। दूसरी बात, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे दिख रहे हैं, पेयर्ड। तो यहां से इसका मैग्नेटिक नेचर भी निकल गया कि ये कैसा है, डायमैग्नेटिक। ठीक है, करो जल्दी। तो N2 में ये 6 डब्बे बना लेना टोटल, 2-1-2-1, लेफ्ट टू राइट एनर्जी इंक्रीज हो रही है। लेफ्ट में कौन है, BMO, राइट में कौन है, ABMO। तो सिर्फ P के देखेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन, तो 6 - 0/2, 6 - 0/2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3। ऑक्सीजन के P में कितने रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 4, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या, 2p4, दूसरे ऑक्सीजन का भी क्या, 2p4, तो p4 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। क्या बना है इसमें, 1 2 2 1, कितने इलेक्ट्रॉन देने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉन्डिंग में 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2, 4/2 यानी कितना, 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2। क्या 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, तो मैग्नेटिक नेचर क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक नेचर भी इसी से निकल आएगा, बॉन्ड ऑर्डर भी इसी से निकल आएगा। इनके अलावा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें होमो एटॉमिक डायटॉमिक ही है। मैं तो अभी हीट्रो एटॉमिक भी करवाऊंगा, लेकिन तुम्हें है सिर्फ कौन से, होमो एटॉमिक, O2 F2 N2 Ne2 B2 C2 H2 He2, बस। अभी अपन तो Cn नेगेटिव, NO नेगेटिव, NO पॉजिटिव सब करेंगे, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ठीक में होता है, मैंने पढ़ा है, तुम्हें पढ़ा सकता हूं मैं, मगर तुम्हारे लाइफ में सिवाय चैलेंज के कुछ नहीं आएगा। तो तुम लो मत चैलेंज, जितना चैलेंज लेना उतना ही लेना है। क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर, क्या इसमें बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर हो गया, ठीक है। F2 क्या फॉलो करना है, 1-2-2-1, P में 5, दूसरे F के P में भी 5, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10, 1 2 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बॉन्डिंग में 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 4, बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है, तो कैसा नेचर हो गया, डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो अपने को पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाने हैं। बॉन्ड ऑर्डर के लिए अपने को सिर्फ 2-1-2-1 और क्या फॉलो करना है, 1-2-2-1। ठीक है,
अब इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या देते हैं वो देखना। इसमें N2 ही दें या O2 ही दें या न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही दें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ N2, N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव। अब मॉलिक्यूल पे क्या बना दिया इनने? चार्ज बना दिया। N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव। N में P3 प्लस क्या? P3 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 6। फॉलो क्या करते? 2 1 2 1, तो 2 1 2 1, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 0/2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3। ये तो अपन ने किया था। लेकिन अब अगर N2 क्या आ गया? प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 6 थे, एक दे दिया तो कितने बचे? 5। तब क्या करेंगे? 1 2 3 4 5। 5 मतलब 5 माइनस 0/2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? अब बॉन्ड ऑर्डर तो फ्रैक्शनल हो सकता है, लेकिन बॉन्ड थोड़ी फ्रैक्शनल हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसका कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेशन अपन ने निकाला है, जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 2.5। अब इसमें तुमसे पूछें कि ज्यादा स्टेबल कौन होगा, N2 की N2 पॉजिटिव? N2, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। इसमें पूछें बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? N2 पॉजिटिव की, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है। ठीक है, तो N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.5। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3। N2 में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड थे, तो मैग्नेटिक नेचर कैसा आएगा? डायमैग्नेटिक। जबकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया? अनपेयर्ड। तो ये क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। और अब कौन आया? N2 नेगेटिव। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 थे और एक नेगेटिव चार्ज, मतलब इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब कितने हो गए? 7। तो 1 2 3 4 5 6 और क्या? 7। तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या करेंगे? 6 माइनस 1/2, 5/2 मतलब 2.5। और नेचर, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 2.5। और नेचर क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड। तो ये शॉर्ट मेथड से ही हमारे पास सब क्या आ जाएंगे? बॉन्ड ऑर्डर भी आ जाएंगे, मैग्नेटिक नेचर भी आ जाएंगी, बॉन्ड एनर्जी का भी ऑर्डर आ जाएगा, बॉन्ड स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर आ जाएगा, और बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर्स एंड मैग्नेटिक नेचर। फाइंड बॉन्ड ऑर्डर्स एंड magnetic nature of O2 positive, O2 and O2 negative. Find bond orders of, ये समझ में आया कि नहीं आया? प्लस हो तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना, माइनस हो तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेना, बस। नेक्स्ट टर्न पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का टेस्ट लूंगा। ये खत्म हो गई, बस इतनी सी है ये। क्या इसमें अब तुम्हें इंटरफेरेंस का कोई काम है? क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई काम है? तुम भूल जाओ तो अच्छा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जनता सो रही थी, तो इसलिए अपने को उससे कोई परेशानी नहीं है। अपने को ये जब जगे, जब जागो तभी सवेरा, ऐसा बोलते हैं ना। जब से सवेरा हुआ तभी से समझ लो कि क्या होना है और अपने को क्या करना है। अपने को एट द एंड ऑफ द डे वी शुड बी एबल टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, वी शुड बी एबल टू अरेंज बॉन्ड ऑर्डर्स, बॉन्ड लेंथ्स, स्टेबिलिटीज, एंड वी शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
O2 में P4 प्लस क्या होता है? P4 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8। फॉलो क्या करना है? 1 2 2 1। 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 6 - 2/2 दैट इज 2। बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2 और मैग्नेटिक नेचर क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। तो ये बात हो गई किसकी? O2 की। उसके बाद O2 पॉजिटिव की अगर बात करें तो 8 में से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, कितने बचे? 7 बचे। फॉलो क्या करना है? 1 2 2 1। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स में 1 2 3 4 5 6 7। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 6 - 1/2 दैट इज 2.5। और मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। और O2 नेगेटिव में क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9। फॉलो क्या करना है? 1 2 2 1। 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 6 - 3/2 दैट इज 1.5। और एक इलेक्ट्रॉन अभी भी अनपेयर्ड है तो मैग्नेटिक नेचर कैसा आएगा? पैरामैग्नेटिक। समझ गए? तो उसी मॉलिक्यूल में हमें पॉजिटिव चार्ज भी दे सकते हैं, उसी मॉलिक्यूल में हमें नेगेटिव चार्ज भी दे सकते हैं। अगर हमें O2 क्या दे दें? 2 नेगेटिव, तो 8 में कितने और इलेक्ट्रॉन प्लस कर लेना? 2 और प्लस कर लेना। 2 नेगेटिव है तो अब कितने हो गए? 10। तो 6 तो ये 7 8 9 10। बॉन्ड ऑर्डर 6 - 4/2 बॉन्ड ऑर्डर 1। और मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक। तो O2 नेगेटिव भी लिखो, O2 2 नेगेटिव का भी कर लो। और जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर आएंगे उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन रहेंगी? स्टेबिलिटीज। और उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन रहेंगे? बॉन्ड एनर्जी। और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन रहेंगी? बॉन्ड लेंथ। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन लिखो। हाँ ये बना लो पहले। बाकी लोग जब तक क्वेश्चन करो। फाइंड बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ साइनाइड आयन। साइनाइड आयन। फाइंड बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ साइनाइड आयन। साइनाइड आयन। साइनाइड का कोई कंपाउंड बोलो जो तुम्हें मालूम हो। KCN, पोटेशियम साइनाइड। किस लिए फेमस है वो? हाईली पॉइजनस है। और किस लिए फेमस है? LTTE के जो कार्यकर्ता है वो गले में पोटेशियम साइनाइड की कैप्सूल लटका के रखते हैं। पुलिस ने पकड़ा तो तुरंत कैप्सूल खाली। कलाकारी है। पोटेशियम साइनाइड इज द मोस्ट पॉइजनस सब्सटेंस ऑन अर्थ। पोटेशियम पे चार्ज हमेशा क्या रहता है? +1। तो साइनाइड आयन पे चार्ज क्या रहेगा? -1। तो CN नेगेटिव का तुम्हें क्या ढूंढना है? बॉन्ड ऑर्डर और क्या? मैग्नेटिक नेचर। साइनाइड आयन कौन हो गया? CN नेगेटिव। अब नाइट्रोजन तक हम क्या फॉलो करते हैं? 1 2 2 1 तो ऑक्सीजन में करते हैं ना, फ्लोरीन में करते हैं, नियॉन में करते हैं। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। नाइट्रोजन का कितना है? 7। तो हमें ऐसा आयन दिया है या रेडिकल दिया है जिसमें नाइट्रोजन से कम एटॉमिक नंबर वाला ही एलिमेंट है। कौन? कार्बन। तो हम अभी भी क्या फॉलो करेंगे? 2 1 2 1। तो 2 1 2 1। कार्बन के P में 2p2 होता है ना, 1s2 2s2 2p2, 2 4 1s2 2s2 2p2। और नाइट्रोजन में 2 5 तो 1s2 2s2 2p3। तो p2 प्लस
P3 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5 और एक क्या है नेगेटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने और एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो टोटल कितने हो गए 6। अब कुछ करने को बचा ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो क्या 6 - 0/2 मतलब क्या 3। तो बचपन से तुम साइनाइड में C और N के बीच में बनाते हुए आ रहे हो, क्या 3 बॉन्ड बनाते हुए आ ही रहे हो, ठीक है। और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है क्या, नहीं है, सारे पेयर्ड हैं, तो मैग्नेटिक नेचर कैसा हो गया डायमैग्नेटिक। तो हीटेरो एटॉमिक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो भैया ने पूछा तो मैंने कहा एक आध बता दे। दूसरा क्वेश्चन ले, गाइड में तो मिलेगा, साइनाइड कभी हो सकता है गाइड में मिल जाए, एग्जाम में मिलना थोड़ा मुश्किल है, बुक्स में मिल सकता है। मतलब बुक्स में कौन सी, IIT की गाइड्स में, जो ऑब्जेक्टिव गाइड्स होती हैं। फाइंड बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर इन NO पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर इन NO पॉजिटिव। अब N और O है, बड़ा कौन है O, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 है, 7 से बड़ा है नाइट्रोजन से। तो ऑक्सीजन वाले केसेस में हमें क्या फॉलो करना है 1 2 2 1, तो 1 2 2 1। नाइट्रोजन का P3, ऑक्सीजन का P4, टोटल कितने हुए 7। एक क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो गया 6। 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड ऑर्डर, यस बॉन्ड ऑर्डर 6 - 0/2 इज 3 और मैग्नेटिक कैरेक्टर डायमैग्नेटिक, ठीक है भैया। तो दिस कंप्लीट्स योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। नेक्स्ट टर्न पे टेस्ट लूंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, ठीक है। चलो छुट्टी बना।